Cerebral Scholars, Empowering Minds, Shaping Future. Hello everybody. We discussed structure of atom last time. We will continue with the chapter. Last time we discussed about Bohr's model. Right? What we concluded from the previous lecture was that atom is not indivisible. We started the discussion from this point, right? That atom is not indivisible. It is made up of electron, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सो इन एटम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये हमने डिस्कस किया था कि सेंटर में है एंड वी कॉल इट एज द न्यूक्लियस. ये टर्म किसने दी थी सबसे पहले? रदरफोर्ड ने. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स. रिमेंबर रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, ही टोल्ड दैट कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. पर बोहर ने बोला था कि वो ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते बल्कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं. राइट? सो आज हमने एटम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन शेल. व्हाट इज अ शेल? जैसे हमने मॉडल में बोला था, बोहर के मॉडल में, कि दे रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स. सो वी कॉल दीज ऑर्बिट्स एज शेल्स. Orbits and shells is one of the same thing. Now, according to Bohr's model, electrons occupy certain stable orbits. ये orbits कैसे थे? If you remember, discrete orbits थे. एक बारी हम रिकॉल कर लेते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट नहीं करते. रिमेंबर, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, मतलब जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि वो स्पाइरल नहीं होंगे टू द सेंटर. तो अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है तो हम उसमें उन्हीं ऑर्बिट्स में पढ़ रहे हैं जिनके अंदर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते. और वो ऑर्बिट्स कैसे थे? हमारे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. राइट? नाउ अबाउट दिस एटम, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, पहले हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन शेल या ऑर्बिट्स. और ये शेल हमने नेम से कैसे दिए? के, एल, एम, एन एंड सो ऑन. न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसका नंबर है 1, दिस इज 2, दिस इज 3. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो सबसे पास वाला शेल है, इट हैज द लोएस्ट एनर्जी. ये याद रखना इन केमिस्ट्री एनी टाइम कि व्हेन वी से अ पार्टिकल इज स्टेबल, इट इज इन हाई एनर्जी और लो एनर्जी. स्टेबिलिटी ऑलवेज कम्स विद लो एनर्जी. तो बेसिकली जो सबसे पास वाला शेल है, इट हैज द लोएस्ट एनर्जी. उसके अगले शेल में फिर फर्दर हाई एनर्जी एंड देन हायर मोस्ट एनर्जी. तो बेसिकली हमने अभी तक क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है? और वो शेल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? के, एल, एम, एन एंड सो ऑन. नंबर क्या है? N1, N2, N3 एंड सो ऑन. अब इम्पॉर्टेंट क्या है? बोहर एंड बेरी, इन्होंने एक स्कीम दी विच सेड दैट कि एक शेल में, इन अ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². नाउ वी नो कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज के एंड दिस इज एल. सो इफ दिस इज के, नंबर इज 1. That means the shell K has the maximum physical capacity to have 2 electrons. When we say कि number of electrons कितने present हो सकते हैं, it tells us about the capacity of shell. So K shell can have a maximum of 2 electrons. K can has a maximum of 2 electrons. L 8 electrons. M 2 into N क्या है यहाँ पे? 1. This is 2 and 3. 2 into 3 square means 18. So ऐसे so on अलग अलग शेल्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है पर शेल की, वो हम निकाल सकते हैं. अभी हमने ये डिस्कस किया कि बोहर एंड बेरी ने पहला पॉइंट ये दिया था इन हिज स्कीम कि इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2n². बट एक साथ के साथ एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट उन्होंने ये दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं. तो इसको आप कैसे कंफ्यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से कि इफ द शेल नंबर इज 3 and the shell is K
L M शेल, थर्ड शेल इज M शेल। तो अगर शेल नंबर 3 है और M शेल है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? वी नो इसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट देन हमने सेम टाइम पे ये बोला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वाई दीज पॉइंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग? बिकॉज उन्होंने ये कैपेसिटी बोला है और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ये हमें कहाँ से मिला? वाया केमिकल स्टेबिलिटी। बेसिकली जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वैसा एटम बहुत ज्यादा केमिकली स्टेबल होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, इनर्ट होता है। सो चाहे उसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की, यूजुअली मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, कैपेसिटी है। इसी वजह से आगे जाके इन फर्दर क्लासेस वी स्टडी अबाउट सब शेल्स, SPDF, जो भी इस लेवल पे नहीं है, पर मेन पॉइंट ये है कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2n², दिस इज द कैपेसिटी। पर मैक्सिमम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही आते हैं, दिस इज यूजुअली 8 मैक्सिमम इसलिए आते हैं बिकॉज जब 8 होते हैं तो एटम क्या होता है? केमिकली स्टेबल होता है, राइट? इसी को हमने क्या बोला? ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड केमिकली स्टेबल, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि जो एलिमेंट केमिकली स्टेबल है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वुड बी 8। बेसिकली अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड केमिकली स्टेबल है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। कैपेसिटी ऑफ दैट आउटर मोस्ट शेल कैन बी 18, कैन बी 32, कैन बी एनीथिंग। कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है शेल की, पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें 8 होते हैं यूजुअली। ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? दिस हैज एन एक्सेप्शन, वो भी हम कर लेंगे। सिंस दिस इज 8 वी कॉल इट एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इज नथिंग बट कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटम बीइंग केमिकली स्टेबल बढ़ जाती है, राइट? अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। हाउ डू यू नो कि पहले कौन से शेल में जाएगा? हमने बोला ना कि न्यूक्लियस है, देन वी हैव K शेल, L शेल, M शेल। तो पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सबसे पहले मैंने एक पॉइंट बोला था कि K शेल के पास लोएस्ट एनर्जी है, तो पहले यहाँ फिल होगा, देन नेक्स्ट शेल, देन नेक्स्ट शेल। मीन्स एनर्जी वाइज स्टेबल क्या होता है? लो एनर्जी में ना, तो सबसे पहले एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में जाएंगे, देन हाई एनर्जी एंड फर्दर सो ऑन। इसीलिए बोहरबरी स्कीम में ये भी बताया था कि द शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। 3 पॉइंट्स बोले थे, पहला कैपेसिटी, दूसरा यूजुअली केमिकल स्टेबल 8, थर्ड कि स्टेप वाइज मैनर में होता है, राइट? नाउ हमने ये डिस्कस कर लिया कि शेल्स क्या होते हैं, K, L, M, N, so on, पर ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं, उनका एड्रेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कन्फिगर्ड है एक एटम में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द K शेल, दिस इज द L शेल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8। ये कैसे आया? 2n² मीन्स 2 इंटू 2² 8, और हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल 3 हट दिया। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2,3। दैट मीन्स इन द एटम 2,3 के फैशन में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 2,3 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 5। नाउ फॉर टेलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू नो द एटॉमिक नंबर। हम किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब बता सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो उस चीज़ के अंदर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज फॉर अ न्यूट्रल एटम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो अगर हमें अरेंजमेंट बतानी है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता होने चाहिए ना, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक नंबर का। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अभी हमने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वर्ड की यूज नहीं किया बिकॉज अभी अगर आप आगे केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे यू वुड नो कि एक एटम जो है
इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, लूजेज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसका नंबर वेरी करता रहता है अगर एटम आयन बन रहा है या एटम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहते हैं और एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता ना फॉर एन एटम। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर की डिफाइन में प्रोटॉन्स वर्ड यूज करते हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। और इसका सिंबल क्या है? Z। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज mass number starts with m but the symbol is A and the atomic number starts with A but the symbol is Z। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया। एटॉमिक नंबर रिकॉल करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड फॉर अ न्यूट्रल एटम, आई रिपीट न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ना, अगर एक एटम न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अनदर पॉइंट, मास ऑफ एटम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। Recall points. Now we'll solve this question. Write the electronic configuration of magnesium. Step 1, to write electronic configuration हमें क्या चाहिए? Atomic number. Atomic number of magnesium क्या है? It is 12. Now we have to arrange these 12 electrons in such a manner कि हम उसका electronic configuration लिख सकें। और इसको अरेंज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स तो फॉलो करने हैं, एंड दो सेट ऑफ रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बोहर-बरी स्कीम में। नेक्स्ट इज शेल्स क्या है? न्यूक्लियस हो गया मैग्नीशियम का, दिस इज द न्यूक्लियस। शेल के, शेल एल एंड शेल एम। पहले दो इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकते हैं, हमने फिल कर दिए। एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फ्रॉम 12 दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ गए? के शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ गए? एल शेल में। नेक्स्ट इट विल गो टू एम शेल। 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 2, 8, 2। राइट, हमने पहले के शेल क्यों भरा, देन एल शेल क्यों भरा? बिकॉज बोहर एंड बरी सेड कि स्टेप वाइज मैनर में होता है, एंड स्टेप वाइज मैनर में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। जो सबसे पास वाला शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद सेकंड शेल एंड देन थर्ड शेल। राइट, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। इफ वी आर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, न्यूक्लियस, in the K shell how many electrons can come? 2, and here 2 are already present, right? देयर इज अ थ्योरी जो हमने बोला था कि अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है। उसको हमने क्या बोला था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन्स 8। ऑक्टेट रूल का मतलब था कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये वाला एटम वेरी स्टेबल है। पर हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट एंड वेरी स्टेबल। ऐसा क्यों? दिस इज एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल कि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, इनफैक्ट आउटरमोस्ट शेल में एंड ओनली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, बट इट इज वेरी स्टेबल, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन, द एटम हैज ओनली 1 शेल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 1 या 2 हैं, तो उस केस में ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होता, डुप्लेट फॉलो होता है। राइट, नाउ नोइंग अबाउट द एटॉमिक नंबर, हमें पता लग गया एटॉमिक नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय Z, नॉट बाय A। राइट, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है? हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एक एटम वाज वेड और उसका मास जो है मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा आया था। दैट मीन्स न्यूट्रॉन का कुछ मास है, प्रोटॉन का कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ मास है, बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, वो 1:2000 टाइम्स लेस है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मिलके हमारा मास नंबर बताएंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज द डिफाइन, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ये कहाँ रहते हैं? इफ यू रिमेंबर बोहर्स मॉडल, तो हमने क्या बोला था? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों कहाँ रहते हैं? इन द न्यूक्लियस। तो इनको हम और क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट?
नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वैलेंसी। वैलेंसी बहुत सिंपल है। इट कैन बी सेड एज कि एक एटम है, उसके कितनी आर्म्स हैं, ठीक है, वो कितनी आर्म्स है, जितनी आर्म्स होंगी उतने वो बॉन्ड्स बना सकता है विद एन अदर एटम। दिस इज एटम ए, बी एंड सी। अगर बी की 2 आर्म्स हैं तो वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है, अगर इसकी ज्यादा आर्म्स हैं तो ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। बेसिकली कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितना कंबाइन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब वैलेंसी समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एंड फॉर वैलेंसी वी हैव टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था कि हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल। और यूजुअली जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वैलेंसी, ठीक है। वी डिस्कस द केस ऑफ मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। We will write the octet rule. Outermost shell must have 8 electrons. यहाँ outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 चॉइसेस हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे। क्योंकि अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो आउटरमोस्ट शेल बन गया एल शेल एंड उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली हमें ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए मैग्नीशियम को या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों में से वाइबल ये है तो लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए मैग्नीशियम क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक नेगेटिव एंटिटी है, राइट। तो अगर इनका लॉस होगा तो पॉजिटिव डोमिनेट कर जाएगा। हमने बोला था ना पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं, तो अगर नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव डोमिनेट कर जाएगा। तो व्हाट वी राइट मैग्नीशियम एज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनता है। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 + 2, बट द मैग्नीशियम वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज नॉट +2। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी का मतलब क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को हम डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 8। ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हुए हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, यस। सो वुड इट बी कंबाइनिंग विद एनी अदर एलिमेंट, नो, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। It does not have a combining capacity. Valency of magnesium is 2, but magnesium 2 positive is 0. Because magnesium stable होना चाहता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, पर magnesium 2 positive ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठा है, it is in the stable form, right? So this was all about valency. वैलेंसी के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हो सकते हैं। अगर हमें वैलेंसी पता तो हम अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं ऑफ एलिमेंट्स, और केमिकल फॉर्मूला से फिर फर्दर केमिकल रिएक्शंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर आइसोटॉप्स। बिफोर वी स्टार्ट आइसोटॉप्स वी हैव टू नो कि अगर हम एक एलिमेंट को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एलिमेंट है, तो इन द बॉटम वी राइट द एटॉमिक नंबर एंड एट द टॉप वी राइट द मास नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है 11, मास नंबर ऊपर लिखना है 23। दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट सोडियम, राइट। अबाउट आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसो एनीवेयर इफ यू सी इट मीन्स सेम। इन आइसोटॉप्स सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, और डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। नाउ मास नंबर अलग हो सकता है, इसका मास नंबर 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। बाय डिफाइन एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 है पर मास नंबर अलग अलग है, तो उसके
ये 3 एटम्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप. ये 3 एटम्स ऑफ कार्बन आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, राइट. अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? अगर रिमेंबर मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट. अगर कार्बन 6 है, 6 ऐसे लिखेंगे ना, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6. इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7. माइनस करके बेसिकली प्लस माइनस करके हमें पता चल रहा है. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग है. बेसिकली एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं. ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी, ठीक है. तो अगर ऐसे दो अलग अलग मतलब अलग अलग एटम्स हैं आइसोटोप्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज होता है क्या? अभी हमने बोला कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. कैसे लेता है? गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स सेम ही है, इसमें भी उतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी उतने और इसमें भी उतने. कैसे पता लगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तीनों आइसोटॉप्स में तो उनका वैलेंसी सेम है. वैलेंसी सेम है तो केमिकल नेचर सेम है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है. फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है एक एटम की? दे आर मास. मास अलग है, ऑब्वियसली तीनों का मास अलग है. डेंसिटी, डेंसिटी इटसेल्फ इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास अलग है तो डेंसिटी अलग है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड रेडियो एक्टिविटी. जो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट का, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमारी चेंज करती हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल है यूरेनियम के आइसोटोप्स. आइसोटोप्स मतलब सेम. सेम क्या है? मास नंबर या एटॉमिक नंबर? सेम एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर. 3 बार क्लिक होनी चाहिए जब हम आइसोटोप पढ़ रहे हैं. आइसो सेम, एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट है और मास नंबर अलग है. आइसोटोप ऑफ यूरेनियम होता है 238 एंड 235. दिस वन इज रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव मीन्स इट इज हेल्पफुल इन न्यूक्लियर स्टडीज, और ये वाला नहीं होता. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ यू सी दोनों में 92 है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है तो हम क्या कह सकते हैं? इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 92. पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स. एक और टर्म आती है आइसोबार्स. दिस इज कंफ्यूजिंग. अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, आइसोबार्स की बात करें, रिमेंबर आइसोटोप्स जो होते हैं इसमें ई आता है. इट इज ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है. बट आइसोबार्स जो होते हैं, आइसो मीन्स स्टिल द सेम, पर इट इज सेम मास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ये बेसिकली क्या होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया और आयरन हो गया. somehow उनका मास नंबर, व्हाट वी से मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनका सम सेम आ रहा है तो इसलिए उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. क्या दो अलग अलग एलिमेंट्स, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, क्या उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया तो मतलब वो सेम ही एलिमेंट है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को डिफर इस बेसिस पे करते हैं ना. हम उनको एटॉमिक नंबर इसी बेसिस पे दे सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका 8 है. मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो वो क्या आइसोबार्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज आइसोबार्स आर ऑलवेज अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स. ये पॉइंट क्लियर है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, इट इज अनदर पॉइंट. अब एग्जांपल क्या है? कैल्शियम एंड आर्गन. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम, वही न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन का सम सेम है, रेपिटेशन है. कैल्शियम एंड आर्गन. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ए से लिखते हैं जेड से, जेड से. एटॉमिक नंबर इज 20. आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18. बट दोनों का मास नंबर ए 40 है. कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? ए मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
इन कैल्शियम नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर जितना 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 40 माइनस 20 20। बट इन आर्गन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 40 माइनस 18 22। सो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी करते हैं पर न्यूट्रॉन्स अलग अलग या सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट आइसोबार्स। आइसोबार्स की बहुत सारी एग्जांपल्स भी होती हैं। इफ आई वांट टू रिपीट आई विल से कि आइसोटोप से याद करना है सेम एलिमेंट, isobars same mass number. What is mass number? Number of protons and neutrons. What is atomic number? Number of protons. हमने यहाँ electrons क्यों नहीं लिया? Because atom gains or loses electrons when it takes part in a chemical reaction. So this was all about structure of atom. Thank you.